Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of the beautiful chapter Gravitation. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाएगा। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m है ना, ये रहा पार्टिकल जिसका मास m है, इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये रहा ए पॉइंट, कहां ले गया गया, ए से बी ले जाया गया है ना। तो m इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी while keeping all other masses fixed। तो बाकी और भी masses थे m1, m2, m3, m4, इन सबको as it is यहीं पर रहने दिया गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहां पर, let UA and UB denote the gravitational potential energy when the mass m is at point A and point B respectively। तो बेसिकली बोला क्या जा रहा है यहां पर कि हम लोग देख पा रहे हैं ना कि जब सबसे पहले पार्टिकल कहां पर था, पार्टिकल जिसका मास m था, जब वो ए पॉइंट पर था, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स बन रहे थे, है ना, बहुत सारे पेयर बन रहे थे। तो जिस हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सिस्टम की कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब ये पार्टिकल जो है ना ए से कहां चला गया, बी पर पहुंच गया, तो अब फिर से बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, है ना, और इस बार फिर से हम लोग पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब अगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं देयर इज एनी चेंज, है ना, अगर UB माइनस UA देयर इज सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, जिस मास को मैंने मूव किया, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये मुझे दे देगा चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, है ना। तो ये VB माइनस VA हमारे को देगा, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। क्लियर है ये बात। तो मैं आपका फिर से रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने करा क्या है, हमारे पास बहुत सारे मासेस थे m1, m2, m3, m4, m। अब A पॉइंट पर शुरुआत में m था। अब हम लोग इस समय क्या करें, कैलकुलेट करें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और उसे क्या नाम दे दिए हम लोग, UA। फिर हम लोग इस पार्टिकल को ले गए कहां पर, B पॉइंट पर, सारे के सारे मासेस एज इट इज अपनी जगह पर है। अब फिर से हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी और उसका नाम दे दिया UB। अब अगर हम लोग UB माइनस UA करेंगे तो ये क्या दे देगा हमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसको अगर हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या दे देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना, ऐसी क्वांटिटी दे देगा ये। इसी को कैसे डिफाइन करा गया, एज चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स B एंड A। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमें VB माइनस VA मिला है ना, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दोज टू पॉइंट्स मिला है। तो वही यहां लिखा है, द इक्वेशन डिफाइंस ओनली द चेंज इन पोटेंशियल, है ना, ये एग्जैक्ट पोटेंशियल के बारे में कमेंट नहीं करता है ना। तो द इक्वेशन डिफाइंस ओनली द चेंज इन पोटेंशियल, वी कैन चूज एनी पॉइंट टू हैव जीरो पोटेंशियल। तो आपको ये अथॉरिटी है कि आप किसी भी पॉइंट को क्या असाइन कर दें, जीरो पोटेंशियल, है ना। आप कह देंगे कि लेटर से कि ए पॉइंट, आपने कह दिया कि ए पॉइंट जो है वो आप क्या कहेंगे, उसे रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर VA की वैल्यू जीरो हो गई तो ये कंडीशन बोलते हुए आप क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B क्या हो जाएगा, UB माइनस UA अपॉन M। तो ये VB जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। लेकिन साथ में छिपी हुई कंडीशन क्या है कि आपने A के पोटेंशियल को क्या असाइन करा है, जीरो असाइन करा है ना, मतलब आपने A को क्या असाइन करा, एज योर रेफरेंस पॉइंट, है ना, और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप चुन सकते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मानना चाहते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें ना, VB बराबर UB माइनस UA अपॉन M, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना, एज द मास इज ब्रॉट फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। यहां पर भी तो हम लोग कहां से कहां ले गए थे, देखिए A से B पर ले गए थे, और A कौन सा पॉइंट था, A वॉज द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है ये बात। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट किस तरीके से, एज इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एज द मास इज ब्रॉट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब एक और मजेदार चीज,
इफ द पार्टिकल इज स्लोली ब्रॉट, है ना, विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, है ना, अगर डेल्टा के ई क्या हो जाए, अगर डेल्टा के ई जो है वो जीरो हो जाए, तब क्या होगा, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है कि क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, कब, इफ डेल्टा के ई इज इक्वल टू जीरो। और ये कहां से आता था, तो देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि डेल्टा के ई कितना है, अगर ये कह दिया जाए कि डेल्टा के ई जीरो है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वर्क डन बाय ऑल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया, वो आ गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। और हम लोगों ने, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस को ही तो डिफाइन करा है एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कब, अगर डेल्टा के ई क्या हो, जीरो हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो इसको समझते हुए हम लोग यहां पर देखिए क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इफ द पार्टिकल इज स्लोली ब्रॉट विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वजह से, है ना, जो यूबी माइनस यूए है वो क्या है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दस द पोटेंशियल, है ना, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट may also be defined as the work done per unit mass by an external agent in bringing a particle slowly, कहां से कहां तक, from reference point जो कि हमने A कहा है to the given point जो हमने B कहा है। जनरली बच्चों जो रेफरेंस पॉइंट है उसको चूज करा जाता है एज इंफिनिटी, है ना, जनरली द रेफरेंस पॉइंट इज चोजन एट इंफिनिटी सो दैट द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझ तो लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, वील कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमारे पास एक कैपिटल एम मास है ना, जो कि किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है। अब यहां से आर डिस्टेंस दूर, है ना, यहां पर एक पी पॉइंट है, और हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि पी पॉइंट का, है ना, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि पोटेंशियल जो है पी पॉइंट का वो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट चीज होती नहीं है। तो हम लोगों को ये डिफाइन करना होगा कि अगर आप पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी निकालना चाह रहे हैं तो आपने रेफरेंस क्या लिया है, ठीक है। तो रेफरेंस क्या लिया है, तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि मैंने इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया है, मतलब कि मैंने इन्फिनिटी, है ना, वहां के पोटेंशियल को क्या माना है, जीरो माना है। तो अब हमारा सवाल जस्टिफाइड है कि ठीक है, रेफरेंस हमने इन्फिनिटी को लिया, अब बताओ कि पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब मैं आपका ध्यान खींच के लाना चाहता हूं यहां पर, है ना, वर्क डन पर यूनिट मास बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल स्लोली फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे अब। तो मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई स्मॉल एम मास था, है ना, वो शुरुआत में कहां पर था, इन्फिनिटी पर था। अब मैं उसको यहां से उठा करके कहां ला रहा हूं, यहां पर ला रहा हूं, है ना। तो हम लोग यहां पर जब इस स्मॉल एम मास को ला रहे हैं तो हम लोग यहां पर क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दैट पार्टिकल, है ना, जिसका मास स्मॉल एम है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको अगर हम लोग स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे तो यही हमारे को क्या दे देगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी दे देगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वीपी को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, और इसको हम लोग एम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फाइनली हमारे को क्या दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है कि एक कैपिटल एम मास है और एक स्मॉल एम मास है, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल आर। तो हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल सकते हैं सिस्टम की,
वो हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर के बराबर। और अगर इनिशियली बात करें ना, इनिशियली, तो कैपिटल एम यहां पर था और स्मॉल एम कहां पर था, स्मॉल एम बहुत बहुत दूर था, है ना, वो इन्फिनिटी पर था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यू इनिशियल जो है वो क्या था, यू इनिशियल वॉज इक्वल टू 0। तो इस वजह से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन एम में अब हम लोग डेटा को पुट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन m जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, है ना, माइनस जीरो अपॉन स्मॉल m। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये हम लोगों ने पहले कहा कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा, कब, जब डेल्टा के ई क्या हो, 0 हो। और ये और किसके बराबर होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन मास के। तो हम लोगों ने यू फाइनल निकाला, यू इनिशियल निकाला, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से देखिए क्या आ जा रहा है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, तो बच्चों यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया, सिंपली माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर हो गया, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एम कौन सा है, ये वाला एम है ना, जो कि फिक्स्ड मास है, ठीक है। तो इस कैपिटल एम की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर हुआ है। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रिंग है ना, और ये जो रिंग है उसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए बच्चों कि ये जो एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये जो रिंग है ना वो बेसिकली जेड वाई प्लेन में है, ठीक है। ये जो रिंग है वो किस प्लेन में है, जेड वाई प्लेन में है। और ये जो पॉइंट पी है वो कहां पर है, पॉइंट पी जो है वो यहां पर है ना, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, सच दैट कि ये जो ओरिजिन है ना, वहां पर इस सर्कल, इस रिंग का सेंटर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि रिंग के सेंटर और इस पी पॉइंट के बीच में दूरी कितनी दी हुई है, हमारे को स्मॉल आर दी हुई है, और ये जो रिंग है ना उसका रेडियस हमारे को स्मॉल ए दिया हुआ है। क्लियर है ये बात, और हमें इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो अब सोचिए जरा कैसे निकाला जाए। तो इस डायग्राम से बच्चों आपको और बेटर फील आ रही होगी। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए ना, कोई सा भी यहाँ पर एलिमेंट लीजिए, सबकी दूरी जो है इस पी पॉइंट से क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, और उसी को हम लोगों ने क्या कहा है, यहाँ पर z कहा है। तो देखिए इस डायग्राम में जो यहाँ पर z है वो क्या है कि आप किसी भी पार्टिकल को लीजिए, यहाँ पर किसी भी छोटे से एलिमेंट को लीजिए यहाँ पर, तो उसकी जो दूरी आएगी है ना पी पॉइंट से, वो हम लोग क्या कह रहे हैं, z कह रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेटर से इसका मास dm है, तो इसकी वजह से इस p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, अभी अभी हम लोगों ने डिराइव करा है ना, हम लोगों ने डिराइव करा था ना कि पॉइंट मास की वजह से किसी r रेडियल डिस्टेंस पर या z रेडियल डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा। तो जैसे कि ये जो dm मास है, इससे इस p पॉइंट की दूरी को हम लोगों ने कितना कहा है, इसको हम लोगों ने ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने उसे z कहा है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि dv मतलब कि पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ये कितना आ जाएगा, माइनस जी dm अपॉन z आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब ये जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि सबका कंट्रीब्यूशन अगर हमारे को चाहिए तो हमें इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस जी अपॉन जेड, ये तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जो कि क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ ऑल सच एलिमेंटल मासेस, वो तो कैपिटल एम बन जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वीपी जो है वो सिंपली क्या आ गया, माइनस जी एम अपॉन जेड के बराबर। और बच्चों अगर आप z निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, vp बराबर लिखा है माइनस gm अपॉन z, लेकिन z को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, vp बराबर आ गया माइनस gm अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर।
तो ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, है ना। ये पॉइंट कहां पर है, इसके एक्सिस पर है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, है ना। तो देखिए हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, मतलब ये एक हॉलो स्फेयर है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल इसकी वजह से जो क्रिएट होगा किसी पी पॉइंट पर। अब ये पी पॉइंट देखिए दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या तो वो स्फेयर के अंदर हो सकता है या तो वो स्फेयर के बाहर हो सकता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहला केस ले रहे हैं जब ये पी पॉइंट कहां पर हो, जब ये पी पॉइंट जो हो ये स्फेयर के बाहर हो, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट द मास ऑफ द गिवन स्फेरिकल शेल बी कैपिटल एम, और इसका रेडियस हम लोग कितना मान रहे हैं, स्मॉल ए मान रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल एट अ पॉइंट P, है ना, जो कि ये रहा। द सेंटर ऑफ द शेल इज एट O एंड OP इज इक्वल टू स्मॉल r, है ना, ये हमारे को स्मॉल r पता है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यहां पर किसी, है ना, किसी थीटा एंगल पर जाएंगे, है ना। जैसे ये OP लाइन जो है इससे हम लोग क्या किए, थीटा एंगल पर गए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और फर्दर वहां से डी थीटा एंगल और चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अपने को, है ना, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ए डी थीटा इतने लेंथ का एक हमारे को एक स्ट्रिप मिला। इस स्ट्रिप की मदद से हम लोग एक रिंग बना सकते हैं, है ना, जिसकी थिकनेस कितनी हो, ए डी थीटा हो, और जिसका रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चूंकि ये जो एलिमेंट है ये बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही पतला है, तो इसी वजह से हम लोग ये जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। जो रेडियस ऑफ दिस रिंग है वो कितना हो जाएगा, ए का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। क्लियर है ये बात। अगर आप ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को देखेंगे, अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी को, तो आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो ओ ए है, तो यहां से हमारे को ए बी कितना मिल गया, ए बी हमारे पास आ गया ओ ए साइन थीटा, मतलब कि ये हो गया ए साइन थीटा के बराबर। क्लियर है। तो ए बी जो है वही तो क्या हो गया, वही हो गया रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, जो एलिमेंटल रिंग है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए बच्चों मैंने ये रिंग क्यों चुना, क्योंकि रिंग मैंने इसलिए चुना क्योंकि अभी अभी मैंने एक डेरिवेशन किया था जिसमें मैंने रिंग की वजह से ये निकाला था कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होता है। याद होगा आपको, उस तर्क से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डीवी, है ना, पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस रिंग इस पॉइंट पी पर, वो कितना होगा, वो होगा माइनस जी डी एम अपॉन जेड, है ना। ये जो एपी है वो हाइपोटेनस है और वो जेड हो गया। क्लियर है बात, यही तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था। तो इसी पे हम लोग आगे बात करते हैं ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4 पाई ए स्क्वायर इतने एरिया का मास है कैपिटल एम। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं ना, अगर इस रिंग को मैं एक्चुअली ऐसे ओपन कर दूं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे एक नेकलेस को जैसे बंधा रहता है तो वो ऐसा दिख रहा है। अगर नेकलेस को खोल दिए तब तो वो सीधा हो जाएगा। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसे ओपन कर दिए, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो है 2 पाई इंटू ए साइन थीटा। तो वो एक रेक्टेंगल जैसा बन गया जिसका एक साइड कितना आ गया, 2 पाई इंटू ए साइन थीटा, और इसकी दूसरी साइड कितनी आ गई, ए डी थीटा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 4 पाई ए स्क्वायर का अगर मास m है तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, ए डी थीटा से। तो इसका मास कितना हो जाएगा, m अपॉन, है ना, m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, है ना। और इसी को हम लोग बच्चों क्या कहने वाले हैं, इसी को एक्चुअली हम लोग पूरे के पूरे, है ना, इस पूरे के पूरे को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डीएम दे रहे हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी भी चर्चा करा था कि डीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी बराबर हो जाएगा माइनस जी डी एम अपॉन जेड। मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस जी डीएम को और सिंपल किया जा सकता है ना, जैसे 2 पाई ए स्क्वायर, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय एम साइन थीटा डी थीटा, है ना। और यहाँ पर 2 आ जाएगा और साथ में z भी आ जाएगा, राइट। अब z की वैल्यू जो है वो हम लोग क्या रख सकते हैं, जरा सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे को साफ दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABP को आप देखिए,
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि AP कितना है, AP Z है, फिर AB जो है वो कितना है, वो A साइन थीटा है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो BP है वो कितना है, तो BP जो है वो एक्चुअली है, देखिए OP माइनस OB है ना, तो ये कितना हो जाएगा, OP कितना है, OP जो है वो स्मॉल r है, उसमें से क्या घटा देंगे, OB घटा देंगे, और OB कितना हो जाएगा, तो देखिए A cos थीटा हो जाएगा, तो R माइनस A cos थीटा हो गया ये। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि जो Z है वो तो हाइपोटेनस था, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस R माइनस A कॉस थीटा इसका भी होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से देखिए हमारे पास Z स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन A स्क्वायर, तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गया Z स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास देखिए ऊपर क्या आया था एक्सप्रेशन, dv बराबर देखिए हमारे पास क्या आ गया था, dv वॉज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस gm साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2z। तो यहां पर देखिए z भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग रिंग उठाएंगे ना, अलग अलग रिंग लेंगे तो थीटा वेरी करना पड़ेगा, और थीटा वेरी करेंगे, रिंग अलग अलग आएगा, तो रिंग के किसी भी पॉइंट की दूरी जो P से है वो z कहलाती है, तो z तो वेरी करता जाएगा ना। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि dv जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक तो थीटा है और z, और दोनों ही वेरिएबल है। तो हमें पूरे के पूरे टर्म को कैसा करना पड़ेगा सच दैट कि वेरिएबल सिर्फ एक ही रहे। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर z स्क्वायर बराबर जो है हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, 2z dz इज इक्वल टू a स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है, r स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है क्योंकि वो सेंटर ऑफ द स्फेयर और उस p पॉइंट के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा 2AR साइन थीटा ना, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2AR साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, z dz की वैल्यू आ गई देखिए AR साइन थीटा डी थीटा के बराबर। तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए हमारे को साइन थीटा डी थीटा था, है ना, dv बराबर माइनस gm अपॉन 2z साइन थीटा डी थीटा था, तो यहां से हम लोगों ने साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू एक्चुअली निकाल ली है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे। तो dv बराबर क्या लिख दें, माइनस gm, dv बराबर लिख देते हैं dv इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन 2 टाइम्स z, और साइन थीटा डी थीटा के बदले क्या लिख दें, z dz अपॉन AR, है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेशन काफी सिंपल हो गया है। dv बराबर सिंपली क्या हो गया, z से z कट गया, तो dv बराबर हो गया माइनस gm अपॉन ट्वाइस ऑफ AR, और इधर क्या आ गया, dz आ गया। अब देखिए बच्चों जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, जैसे dv बराबर जो हमारे पास आया है माइनस gm अपॉन ट्वाइस ऑफ AR dz, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइनस gm अपॉन 2AR ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो अब सिर्फ यहाँ पर z की लिमिट पुट करनी होगी ना। तो देखिए जब हम लोग थीटा को बिल्कुल जीरो रख रहे हैं ना, थीटा को जीरो रख रहे हैं, तो ये a पॉइंट कहाँ आ जा रहा है, a पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर आ जा रहा है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस समय z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस समय z की वैल्यू जो है वो सिंपली हो जाएगी स्मॉल r माइनस स्मॉल a, है ना। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या रखेंगे, r माइनस a, और उसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, थीटा की वैल्यू को घुमा करके कितना कर दें, पाई कर दें, तो आखिरी रिंग का भी एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब ये a पॉइंट उस समय यहाँ पर आ जाएगा ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस समय z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस समय z की वैल्यू हो जाएगी r प्लस a, तो यहाँ पर r प्लस a कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा ना, मतलब कि एक छोटे से रिंग की वजह से कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ यहाँ पर, ऐसे सारे के सारे रिंग की वजह से अगर हम लोग सम करना चाहते हैं उसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं।
तो अगर सबकी वजह से पोटेंशियल को ऐड अप करना है तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी मतलब कि वी बन जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ जा रही है अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट कर दें प्रॉपरली तो देखिए यहां पर कांस्टेंट पहले क्या है माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर, ये तो कांस्टेंट है। अब सिंपली डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे पहले आर प्लस ए, फिर इसमें से क्या घटाएंगे आर माइनस ए, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया वी कितना आ गया देखिए माइनस जी एम, है ना, माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर और अंदर क्या टर्म बच गया देखते हैं आर प्लस ए माइनस आर माइनस आर जीरो और ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए। तो ट्वाइस ऑफ देखिए यहां से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, है ना। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। और ये किस केस के लिए आ रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कैसे पॉइंट की, जब हम लोग ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, जो कहां पर हो, जो एक्सटर्नल हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा शेल है ना, और हम लोग किसी ऐसे पी पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसकी दूरी क्या हो, सेंटर से स्मॉल आर हो, मास एम हो शेल का। तो यहां का पोटेंशियल जो है ना, इस जगह का पोटेंशियल वीपी हम लोग कितना बोल सकते हैं माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। ये पोटेंशियल क्रिएट होगा किसकी वजह से, इस शेल की वजह से। ऑल राइट, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। और नेक्स्ट केस है अगर ये पॉइंट P जो है वो इनसाइड द शेल हुआ तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे ना, dv बराबर माइनस जी एम डी जेड अपॉन टू ए आर, ये तो यहां पर भी वैलिड होगा। लेकिन इस बार देखिए क्या होगा कि हम लोग पॉइंट P को अंदर ले रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, ये सारे के सारे रिंग्स को कवर करना होगा। अब अगर रिंग्स को कवर करना होगा तो मैं मान लीजिए कि P पॉइंट से, है ना, P पॉइंट से ये जो स्फेयर है ना, उस पे जो हम लोगों ने एलिमेंटल रिंग लिया है, तो उसके एंगल को लेटर से कि मैं थीटा कह रहा हूं, तो थीटा को कहां से कहां वेरी करेंगे ताकि हम लोग सारे के सारे रिंग्स को कवर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग थीटा को कहां ले जाएंगे, थीटा को 0 रख देंगे तो हमें ए पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को पाई कर देंगे तो ए पॉइंट यहां मिल जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो रिंग्स हैं वो कवर हो जाएंगे। क्लियर है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे को z के लिए लिमिट चाहिए ना। तो अगर z के लिए हमारे को लिमिट सोचना है ना, क्योंकि यहां पर जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को z की लोअर लिमिट चाहिए। तो z की लोअर लिमिट के लिए देखिए ये जो PA लेंथ है ना राइट साइड में, ये हमारे को चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OA माइनस OP। तो OA कितना है, वो तो स्मॉल a है, रेडियस ऑफ द शेल, उसमें से OP घटा देंगे मतलब R घटा देंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस R। और जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी मतलब a यहां पर आ गया, तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो PA है मतलब जो z की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी a प्लस आर। तो यहां पर हम लोग अपर लिमिट क्या रख देंगे, a प्लस आर रख देंगे। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखते हैं अब हमारे पास v कितना आ जा रहा है, v आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर, ये तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dz करना है तो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन 2AR z, है ना। और इसमें लिमिट हमारे को क्या भरनी है, a माइनस आर से a प्लस आर। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां लिखेंगे a प्लस आर और उसमें से घटाएंगे क्या, a माइनस आर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, v एट पॉइंट P ये आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस ए 0 और r प्लस आर 2r, है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल ए में। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, vp इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल ए। अब देखिए बच्चों यहां पर जो स्मॉल a है वो क्या है, स्मॉल a जो है वो तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या आ गया, इट इज अ कांस्टेंट। तो मतलब ये जो पोटेंशियल है ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम लोग P पॉइंट को कहां पर ले रहे हैं ना। तो O से P की दूरी कुछ भी रहे, पोटेंशियल क्या आ रहा है, माइनस जी एम अपॉन ए आ रहा है। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने हासिल कर लिया और वो क्या है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल, है ना। शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल की यही वैल्यू आएगी। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों इन दोनों केसेस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो अगर हम लोग
पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस की अगर बात करें, है ना, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि दो केसेस आ रहे हैं ना। अगर जो पॉइंट P है वो इनसाइड द शेल हो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल जो है वो -GM अपॉन ए है और वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर पॉइंट P जो है ना, वो कहां पर हो, वो शेल के बाहर हो, मतलब अगर स्मॉल r इज ग्रेटर देन ए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल कैसा आ रहा है, -GM अपॉन स्मॉल r आ रहा है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तब जो पोटेंशियल है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यही तो असम्पशन लेकर के हम लोग आगे भी बढ़े थे ना। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो ग्राफ है ना, उसमें दो पोर्शंस में डिवाइडेड है ये ग्राफ। पहले तो r इक्वल टू ए के पहले और r इक्वल टू ए के बाद। r इक्वल टू ए के पहले क्या है, ये कांस्टेंट है, और आउटसाइड द शेल हम लोग देख पा रहे हैं कि वो वेरी करता जा रहा है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा दोनों ही फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एग्जैक्टली है ना, अगर हम लोग एग्जैक्टली निकालना चाहें कि एट r इक्वल टू ए, है ना, Vp पोटेंशियल क्या होगा, अगर बिल्कुल शेल के सरफेस पर बात करें तो आप किसी भी फॉर्मूले से देख लीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी -GM अपॉन स्मॉल ए। क्लियर है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने अभी अभी देखे। क्या क्या देखा हम लोगों ने कि सबसे पहले शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इनफैक्ट शेल के सरफेस पर भी वही पोटेंशियल है जो अंदर है, और जैसे जैसे हम लोग शेल से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, वो एक्चुअली बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस स्मॉल ए। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए बच्चों, अब सवाल को समझते हैं। बेसिकली क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, वो कहां पर है, सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल पर है, और ये जो शेल है उसका भी मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है ना। दो मासेस हमारे पास, स्मॉल m और सॉरी कैपिटल M और कैपिटल M, और एक पॉइंट मास है और एक शेल है। ठीक है, रेडियस जो है शेल का वो स्मॉल a दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P जो कि कितनी दूरी पर हो, जो कि बेसिकली a/2 दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल जो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग पोटेंशियल यहां पर जो निकालेंगे, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P, उसको क्या बोल देंगे, V1 प्लस V2। तो V1 किसकी वजह से हो जाएगा, V1 हो जाएगा इस पॉइंट मास की वजह से। तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -GM अपॉन a/2। क्लियर है? ये किसकी वजह से आया, ये आया इस पॉइंट मास कैपिटल M की वजह से। इसी तरीके से V2 कैसे निकाले, तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि एक शेल की वजह से किसी भी इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता है, वो आता है -GM अपॉन उसका रेडियस, और उसका रेडियस कितना है, स्मॉल a है। तो V2 भी हमारे पास आ गया। तो Vp की वैल्यू, है ना, Vp की वैल्यू हम लोग कितनी कह सकते हैं, Vp जो है वो हो जाएगा -GM अपॉन a/2 -GM अपॉन a। क्लियर है? तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि Vp बराबर कितना आ गया, -3 टाइम्स GM अपॉन स्मॉल a। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो मेरा सजेशन ये है कि आप पोटेंशियल को ऐसे समझिए जैसे कि कैपिटल M जो पॉइंट मास है उसने कुछ यहाँ पर पैसा जमा किया, फिर जो बाहरी शेल है उसने भी कुछ पैसा जमा किया, तो मिला करके कितना पैसा जमा हुआ, तो उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो देखिए बच्चों, हमारे को क्या दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस स्मॉल a है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग इस सॉलिड स्फीयर को डिवाइड कर देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन शेल्स में, है ना, जिनकी रेडियस अलग अलग होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं किसी x रेडियल डिस्टेंस पर गया, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वहां से dx डिस्टेंस और आगे गया, और इस dx थिकनेस का एक थिन शेल यहां पर हम लोगों ने बनाया। क्लियर है? तो इस शेल की वजह से जो है हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, इस शेल की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस P पॉइंट पर, है ना, इस P पॉइंट पर क्या आएगा, कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, है ना, और वो dv कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -GDM अपॉन, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से ये जो P पॉइंट है वो कहां पर है, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है ना, तो ऑब्वियस है कि वो इस शेल के भी कहां पर है, बाहर है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, -GDM अपॉन r कह देंगे।
क्लियर है ये बात? तो बच्चों हम लोगों ने पहला केस कौन सा लिया है? केस 1 हम लोगों ने लिया है जब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड हो, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि स्मॉल r इज एक्चुअली ग्रेटर देन स्मॉल a, ठीक है। तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि dv बराबर क्या आ जाएगा? माइनस जी डी एम अपॉन आर आ जाएगा, है ना। अब इसे सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या दे देगा हमें? माइनस जी अपॉन स्मॉल आर इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना। तो ये सिंपली क्या बन जा रहा है ये देखते हैं, ये बन जा रहा है v, है ना। समेशन ऑफ छोटे छोटे पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहे हैं उनका समेशन v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर, और समेशन ऑफ ऑल सच एलिमेंटल मासेस वो क्या हो जाएगा? टोटल मास। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी शेल की वजह से जो है पोटेंशियल कितना आ रहा था? माइनस जी डी एम अपॉन आर आ रहा था। उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करा तो वो क्या बन गया? वो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर बन गया, है ना। लेकिन ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निकाला है किस केस के लिए? केस 1 के लिए, है ना, जिस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल आर क्या है? ग्रेटर देन स्मॉल ए, है ना। मतलब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है। तो बच्चों ये रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप समझिए कि अगर एक पॉइंट मास होता है ना, जिसका मास कैपिटल M होता, और अगर हम लोग उससे r रेडियल डिस्टेंस दूरी पर रहते हैं ना, मान लीजिए कि r रेडियल डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट P होता, तो हम लोग इस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहते हैं? हम लोग सिंपली कहते हैं माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो वही रिजल्ट तो यहां पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कंपैरिजन अगर करें ना, अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फीयर at an external point is same as that due to a single particle of equal mass placed at the center, है ना। तो अगर सेंटर पे, है ना, अगर सेंटर ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर पे अगर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक सिंपली क्या होता, अगर उस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर के बदले सिर्फ अगर यहां पर एक कैपिटल एम मास, है ना, का पार्टिकल होता, तो भी इस P पॉइंट पर जो कि स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल क्रिएट होता जितना कि इस सॉलिड स्फीयर की वजह से हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सेकंड केस में, जब स्मॉल r की वैल्यू क्या है? स्मॉल r इज लेस देन ए। यहाँ पर स्मॉल r का मतलब आई होप आप समझ पा रहे हैं। स्मॉल r का मतलब हो गया कि सेंटर से, है ना, सेंटर से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है? वो है स्मॉल r। और यहाँ पर स्मॉल a क्या है? स्मॉल a तो बेसिकली क्या है? रेडियस ऑफ दिस शेल, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये जो स्मॉल r है वो क्या हो? लेस देन a हो, तो उस केस में हमारे को पोटेंशियल फिर से निकालना है। तो चलिए डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं इस सवाल में, इस वाले टॉपिक में मैं ऐसा करने वाला हूं कि ये जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। एक वो वाला पार्ट है ना जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस तक है। क्लियर है ये बात? मतलब कि अगर मैं पॉइंट P तक जाऊं, है ना, और वहां पर मैं क्या बना लूं? वहां पर मैं एक स्फीयर बना लूं, तो स्फीयर के अंदर का जो भी मास है उसको मैं क्या कॉल कर रहा हूं? लेट मी कॉल दैट m1। और दूसरा मैं कौन सा चुन रहा हूं? दूसरा मैं एक्चुअली चुन रहा हूं वो वाला पोर्शन, है ना, जो यहां पर मैंने शेड करा है। मतलब कि स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस से लेकर के स्मॉल a रेडियल डिस्टेंस तक के बीच में, है ना, जो पोर्शन है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? लेटर से उसको मैंने नाम दे दिया m2। तो यहां पर हम लोग दो अलग अलग मासेस की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। एक तो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे किसकी वजह से? m1 की वजह से, और एक निकालेंगे m2 की वजह से, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं v1, है ना। v1 का मतलब क्या हो गया? m1 की वजह से जो P पॉइंट का पोटेंशियल है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर सिर्फ m1 की वजह से देखें ना, तो m1 तो एक सॉलिड स्फीयर हो गया जिसके बिल्कुल बाहर वाले सरफेस पर, है ना, ये P पॉइंट है। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि m1 की वजह से, है ना, m1 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा माइनस जी m1 अपॉन r के बराबर। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना कि अगर, है ना, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होता है? माइनस जी m1 अपॉन स्मॉल r होता है ना। तो यहां पर भी P को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जस्ट सरफेस वाला पॉइंट है। तो जस्ट सरफेस पर जो हम लोग पोटेंशियल क्या कह सकते हैं? माइनस जी m1 अपॉन r कह सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो स्मॉल m1 है ना, ये बहुत सारे किससे बना है? कॉन्सेंट्रिक शेल्स से बना है। तो हर शेल की वजह से P पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो आएगा माइनस जी डी एम अपॉन स्मॉल आर, और उनको ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? माइनस जी m1 अपॉन स्मॉल r आ जाएगा।
क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं V2, है ना? तो ये जो V2 है ये किसकी वजह से आएगा? V2 जो है वो बचे हुए है ना M2 मास की वजह से आएगा। क्लियर है? तो चलिए V2 की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, मैं किसी x डिस्टेंस पर गया और वहां से कितना गया मैं दूर, मैं dx डिस्टेंस और आगे गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक शेल मिल रहा है जिसका मास कितना मैं कह सकता हूँ, dm कह सकता हूँ। तो इस शेल की वजह से dv बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस जी डी एम अपॉन जो रेडियस है ना, वो x हो जाएगा इस पर्टिकुलर शेल के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एक शेल की वजह से किसी भी इंटरनल पॉइंट पर है ना, कहीं पर भी अंदर वो पॉइंट हो, वहां पर पोटेंशियल कितना क्रिएट होता है, माइनस जी डी एम अपॉन एक्स होता है, जहां पर एक्स क्या है, उस पर्टिकुलर शेल की रेडियस है। तो डीवी बराबर माइनस जी डी एम अपॉन एक्स आ गया। अब हमें सिंपली से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहां पर जो है हमें डीएम को पहले क्या लिखना होगा, एक्स के टर्म्स में लिखना होगा। तो कैसे लिखें, तो बहुत सिंपल है ना, हम लोग यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब है ना, और यहां पर रेडियस की वैल्यू कितनी है पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर की, 4/3 पाई ए क्यूब है ना, ए है रेडियस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर की। तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ना, 4/3 पाई ए क्यूब का मास अगर है कैपिटल एम, तो इस शेल है ना, इस शेल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इस शेल का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि 4 पाई एक्स स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस जो कि dx है। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर क्या कह देंगे, m अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली dm है। तो हमें dm की वैल्यू तो मिल गई, और वो कितनी आ रही है, 3m है ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ए क्यूब से। क्लियर है ये बात? तो इस dm को उठा करके यहां पर पटक देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा dv, है ना, dv इज इक्वल टू माइनस जी, dm के बदले क्या लिख दें, 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए क्यूब। तो माइनस क्या लिखना था हमें, पूरा का पूरा हमें लिखना था माइनस जी डी एम अपॉन एक्स, तो यहां पर एक x भी आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, है ना। तो x हमें कहां से कहां तक मिल रहा है, आइए डायग्राम में देखते हैं ना। x जो है हमारे को एक्चुअली मिल रहा है, सबसे पहला x की वैल्यू होगी स्मॉल r, और x स्मॉल r से बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, स्मॉल a तक जाएगा ना, जो कि रेडियस है पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर की। तो हम लोग क्या करेंगे, x की लिमिट रख देंगे कहां से कहां तक, स्मॉल r से लेकर के स्मॉल a तक। तो ये हमें कौन सा देगा पोटेंशियल, ये हमें देगा v2। तो देखते हैं यहां से v2 बराबर क्या आ जा रहा है, ये आ जाएगा, देखिए एक x तो यहां से गायब हो गया ना, तो कांस्टेंट क्या है, माइनस 3gm अपॉन ए क्यूब, है ना, ये तो कांस्टेंट्स है। x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ बाई 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो हमने v2 देखिए बड़े आराम से निकाल रखा है ना। अब v1 जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया था, v1 बराबर माइनस जी एम वन अपॉन स्मॉल आर आया था ना, v1 बराबर माइनस जी एम वन अपॉन स्मॉल आर आया था। लेकिन फिर से एक दिक्कत आ गई, क्योंकि स्मॉल m1 तो सवाल में दे नहीं रखा है, तो स्मॉल m1 को हमें गायब करना होगा। कैसे गायब करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ये जो स्मॉल m1 है वो क्या है, वो इनर सॉलिड स्फीयर का मास है। तो हम लोग बोल देंगे कि अगर वॉल्यूम कितनी थी, 4/3 पाई ए क्यूब, तो उसका मास था कैपिटल M। लेकिन अगर वॉल्यूम हम लोग बोल रहे हैं इस बार कितनी है, 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस हम लोगों ने स्मॉल r माना था, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अगर मास है, तो मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m1 विल बी इक्वल टू m अपॉन ए क्यूब इंटू आर क्यूब, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, यही तो स्मॉल m1 है। तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके v1 को क्या लिख सकते हैं, v1 है ना, v1 विल एक्चुअली बी इक्वल टू माइनस जी अपॉन स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय m1, जो कि कितना हो जाएगा, m आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन ए क्यूब
इंटू आर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, हमें पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस GM आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस 3GM अपॉन ट्वाइस ऑफ ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा, माइनस GM आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस 3GM अपॉन 2a क्यूब और इधर a स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 3GM आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला है, ये 3/2 और ये -1, मतलब ये 1/2 हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा GM आर स्क्वायर, है ना, GM आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a क्यूब माइनस 3GM अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास VP बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं LCM ले लूं, है ना, LCM अगर मैं 2a क्यूब ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा, GM कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 टाइम्स, है ना, इधर 3 का फैक्टर आएगा ना, और साथ में आ जाएगा स्मॉल a स्क्वायर, है ना। तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, VP बराबर आ जाएगा माइनस GM अपॉन 2a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट किस केस के लिए है, ये रिजल्ट है एक्चुअली एक ऐसे पॉइंट के लिए जो सॉलिड स्फीयर के कहां पर आता है, अंदर आता है। ठीक है, तो किसी ऐसे पॉइंट P की हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी दूरी कितनी है सेंटर से, स्मॉल r है, और उस सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल a है। तो ऐसे पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो ये आता है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जामिनर को पता होता है कि आप ये जो लंबा चौड़ा रिजल्ट है ये भूल जाएंगे ना। सो दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इस रिजल्ट से अगर हम लोग देखना चाहें बच्चों, तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर, है ना, अगर यहां पर हम लोग देखें कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, मतलब कि स्मॉल r इक्वल टू 0 पर, है ना, दैट इज एट सेंटर, है ना। तो सेंटर पर अगर हम लोग पोटेंशियल देखना चाहें तो VP बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल r को 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 GM बाय a। क्लियर है बात। तो सेंटर पर ध्यान रहे कि पोटेंशियल कितना है, माइनस 3/2 GM बाय। फिर पोटेंशियल एट सरफेस, मतलब कि r इक्वल टू स्मॉल a पर, है ना, मतलब कि दैट इज सरफेस, है ना। तो वहां पर पोटेंशियल कितना है, तो देखिए VP बराबर आ जाएगा सिंपली, यहां पर हम लोग स्मॉल r की वैल्यू को क्या रख देंगे, स्मॉल r की वैल्यू को रख देंगे स्मॉल a, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फाइनली माइनस GM अपॉन a के बराबर। क्लियर है बात। तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। ऑलराइट, तो बच्चों अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हम लोग यहाँ पर दो केसेस बना सकते हैं ना। केस 1 कौन सा हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा अगर हम लोग पॉइंट P की बात करें कि वो इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, मतलब कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन स्मॉल a। तो उस केस में हम लोग क्या कह रहे थे कि VP बराबर क्या आ रहा था, माइनस GM अपॉन स्मॉल r आ रहा था। तो ये कैसा फंक्शन आपको देख करके लग रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली हाइपरबोलिक है ना। तो यहाँ पर इसी के लिए ग्राफ देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का बन रहा है ना। ये हाइपरबोलिक जो पोर्शन है वो एक्चुअली इतना है ना, ये रहा हाइपरबोलिक फंक्शन। मतलब कि जब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्मॉल r की वैल्यू क्या है, जब स्मॉल a से ज्यादा है। और हम लोगों ने केस 2 अभी भी देखा है ना, केस 2 जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो हम लोगों ने देखा जब स्मॉल r क्या हो, लेस देन a हो। तो उस केस में हम लोग क्या कह पा रहे थे, उस केस में हम लोग कह पा रहे थे कि VP बराबर क्या आ रहा है, माइनस GM अपॉन 2a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला फंक्शन भी देख करके समझ में आ रहा है कि v जो है ना, वो कैसा फंक्शन आ रहा है, r स्क्वायर वाला फंक्शन आ रहा है। मतलब ये एक्चुअली पैराबोलिक ग्राफ होगा, है ना, यहां से यहां तक जो है ना, जब स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेकर के स्मॉल a तक है तो उसमें ग्राफ का नेचर कैसा है, पैराबोलिक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, पर ये दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर के बना है ना, एक पैराबोला और एक हाइपरबोला। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो लगातार क्या होता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना। सबसे पहले वो क्या था, सेंटर पर माइनस 3 GM अपॉन 2a, फिर जब सरफेस पे गए तो देखे कि माइनस GM अपॉन a हो गया,
और जैसे जैसे जितना दूर जाते जा रहे हैं वो उतना कम नेगेटिव होता जा रहा है, और बिल्कुल इन्फिनिटी पर हम लोग क्या कह देंगे कि पोटेंशियल इज जीरो। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन्युलर डिस्क, है ना। हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस एन्युलर डिस्क। तो बेसिकली एन्युलर डिस्क का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो आप ऐसे समझिए बच्चों कि मान लीजिए कि एक डिस्क है ना, जिसकी रेडियस जो है वो R2 है। उसमें से हम लोगों ने R1 रेडियस की एक डिस्क को काट करके निकाल दिया बाहर। क्लियर है। तो अब हमारे को समझ में आ रहा है, वी विल बी हैविंग अ डिस्क विद अ होल, है ना। तो ये जो डिस्क है ये बेसिकली कैसे रखी हुई है, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। क्लियर है ना। तो और ये जो एक्सिस है वो बिल्कुल स्क्रीन के प्लेन में है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो डिस्क है और ये जो स्क्रीन है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस बनाऊँ ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर निकलती हुई एक्सिस जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये जो एन्युलर डिस्क है ये बेसिकली वाईजेड प्लेन में है, और जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली क्या है, वो इस डिस्क की एक्सिस है। तो हमारे को पी पॉइंट पर क्या निकालना है, हमारे को पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग किसी स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस तक जा सकते हैं ना। स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस तक जा करके हम लोग क्या करेंगे, वहां पर डी आर थिकनेस की, है ना, डी आर थिकनेस की एक रिंग इमेजिन करेंगे। क्लियर है। तो अब ये सवाल जो है ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हम लोगों ने एक रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाला था। तो उस रिंग की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv विल बी इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन जेड, है ना। और यहां पर z की वैल्यू हम लोग क्या भर देंगे, z हो जाएगा बेसिकली अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना। हम लोग किसी r रेडियल डिस्टेंस पर जाकर के, है ना, वहां पर dr और थिकनेस की एक रिंग इमेजिन कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ये पी पॉइंट जो है वो कैसा पॉइंट हो गया, वो एक्सियल पॉइंट हो गया। क्लियर है ये बात। अब हमारे को एक और डेटा दे रखा है कि मास पर यूनिट एरिया वो सिग्मा है। तो इससे ये फायदा हो गया कि हम लोग डीएम निकाल सकते हैं। डीएम कितना हो जाएगा, तो डीएम बेसिकली हो जाएगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 2 पाई आर, और थिकनेस डी आर। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इन डी आर के बराबर। सो दिस इज एक्चुअली डीएम। ऑल राइट। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम लोग डीवी की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई डीएम की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 पाई आर इन डी आर, है ना। 2 पाई आर क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है, और डी आर इसकी थिकनेस है। तो ये इसका एरिया बन गया ना। तो डीवी बराबर माइनस जी डी एम अपॉन यहां पर क्या लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर देखिए एक्स क्या था, एक्स ये वाली दूरी थी, है ना। एक्स हम लोगों को याद है कि वो यहां से लेकर के इस पी पॉइंट तक की दूरी थी। ठीक है। तो एक्स कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, आर वेरिएबल है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इसे क्या मान लूं, अगर मैं इसे मान लेता हूं लेटर से टी स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। तो देखिए 2r dr किसके बराबर आ जाएगा, 2t dt के। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dv जो कि v बन जाएगा, वो कितने के बराबर आ जा रहा है, आइए देखते हैं। यहां पर ये बेसिकली बराबर आ जाएगा माइनस जी सिग्मा 2 पाई, है ना, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, है ना, अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आर डी आर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, टी डी टी से। तो यहां पर आर डी आर को मिटा करके मैं क्या कर दूंगा, टी डी टी कर दूंगा। और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बेसिकली टी बन जाएगा ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं सिंपली टी लिख देता हूं, है ना। अब यहां पर देखिए ये क्या बन गया, टी से टी कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस जी सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी, है ना। तो ये बन जाएगा टी, है ना। अब टी मैंने किसे माना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, है ना। तो यहां मैं लिख दूंगा माइनस जी सिग्मा 2 पाई, और यहां पर अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसमें जो है ना, लिमिट हम लोग क्या रख देंगे, R1 से लेकर के R2 तक।
तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, वीपी बराबर आ जाएगा माइनस जी इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहां पर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। क्लियर ये बात? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर है। तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस एन्युलर रिंग। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड्स। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कि एक एप्पल को अगर मैं ड्रॉप करूं तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो एक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्थ जो है वो एप्पल को तो टच भी नहीं कर रहा था, फिर भी वो उसे कैसे खींच लिया, है ना। तो एक्चुअली ये जो फोर्स जो अर्थ लगा रहा है एप्पल पर, इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज सीन टू बी अ टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, इट इज अज्यूम दैट द बॉडी ए, मान लीजिए कि इस केस में अर्थ है ना, अर्थ क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, है ना। वो क्या करता है, अपने अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। द फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड हैज एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना। तो उस फील्ड के पास क्या क्या होता है, एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। दिस फील्ड हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, है ना, इस फील्ड के पास डायरेक्शन भी होती है एट ईच पॉइंट ऑफ द स्पेस एंड इट्स इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो जैसे अर्थ के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना पास आप रहेंगे अर्थ के, उतना स्ट्रॉन्ग आपको क्या लगेगा, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उतनी ज्यादा आपको फील होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब देखिए बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन द सेकंड स्टेप, है ना, इट इज अज्यूम दैट व्हेन अ बॉडी बी, है ना, फॉर एग्जांपल एप्पल, इज प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो जो फील्ड है ना, वो एप्पल रहे या ना रहे उसकी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन अगर एप्पल आ जाएगा तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इन इट, है ना। तो एक्चुअली हम लोग ये जो फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन और इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बाय मेजरिंग द फोर्स जो वो बॉडी फील कर रही है। वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई वेक्टर, है ना, जनरली हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड को या इंटेंसिटी को एट अ पॉइंट बाय द इक्वेशन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड ई वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन एम। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एफ वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड इन द फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, है ना, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो है एक एप्पल है। क्लियर है ये बात? तो अब जो ये एप्पल है तो इस पर हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली ये कितना फोर्स फील कर रहा है। उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, इस एप्पल के मास से। तो एफ अपॉन एम, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। और जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन क्या बताएगी कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर है ये बात? तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ऑलराइट, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट मास जैसी क्वांटिटी है ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। Quite often the intensity of gravitational field is abbreviated as simply gravitational field, है ना। gravitational field कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग intensity of gravitational field की ही चर्चा कर रहे हैं और उसकी SI यूनिट हो जाती है न्यूटन पर केजी, है ना, फोर्स पर यूनिट मास मतलब न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड एड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, ये वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन के प्रिंसिपल को तो ओबे करेगी। इफ E1 वेक्टर इज द फील्ड ड्यू टू अ सोर्स S1 and E2 vector is the field at the same point due to another source S2, the resultant field वो क्या हो जाएगा, वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा ना। मान लीजिए दो अलग अलग बॉडीज हैं, है ना, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। तो एप्पल जो है उसकी वजह से किसी लोकेशन पर मान लीजिए फील्ड है E1 वेक्टर, ठीक है, और ऑरेंज है उसकी वजह से उसी लोकेशन पर फील्ड कितनी है, E2 वेक्टर। तो उस लोकेशन पर एप्पल और ऑरेंज की फील्ड, है ना, मिला करके कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, है ना, इतना सिंपल है ये। ऑलराइट, इफ अ मास m is placed close to the surface of the earth
है ना, द फोर्स ऑन इट इज mg, है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि mg हम लोग किसे कहते हैं, अगर कोई मास जो है ना, वो सरफेस के पास है तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है. We say that the earth has set up a gravitational field and this field exerts a force on the mass, है ना, quite obvious जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा. तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें तो ये पता है कि फोर्स कितना है, mg वेक्टर है ना, m इंटू जी वेक्टर, तो उसको m से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, g वेक्टर के. तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर है, लेकिन ये दोनों हैं अलग अलग चीजें, है ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज और वो सेम आ रहे हैं पर दोनों की मीनिंग अलग है ना. इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या है, ई वेक्टर है, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये जी वेक्टर है, वो दोनों इस केस में सेम आ रहे हैं, है ना. तो वही यहाँ लिखा है कि दस द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. It should be clearly understood that the intensity of the gravitational field and the acceleration due to gravity are two separate physical quantities having equal magnitudes and directions. ये दोनों separate physical quantities है. तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास जो डायग्राम है ना, ये हमारे को और अच्छे से आइडिया दे रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसको हम लोग फील्ड लाइन से किस तरीके से शो करेंगे, है ना. फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड अबाउट द अर्थ where the field lines are close together. जहां पर फील्ड लाइंस आपको ज्यादा डेंस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है ना, ये डिनोट करने का तरीका होता है. और हम लोग देख पा रहे हैं कि फार्दर अवे, है ना, ज्यादा दूर जाएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं फील्ड लाइंस कैसी है, कम डेंस है ना, आर फार्दर अपार्ट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फील्ड जो है वो वहां पर वीक है. क्लियर है ये बात. तो चलिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सवाल देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम experiences a gravitational force of 2 Newton when placed at a particular point. Find the gravitational field at that point. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है ना, मतलब कि E निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू F अपॉन M. क्लियर है ये बात. यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन. इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मास से, जो कि कितना है 50/1000 किलोग्राम. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2000/50 न्यूटन पर केजी, है ना. इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 न्यूटन पर किलोग्राम में. तो बच्चों, इस आसान से सवाल का जवाब क्या होगा, 40 न्यूटन पर किलोग्राम. ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सबसे पहले शुरुआत करी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, फिर हम लोगों ने थोड़ा समझा ग्रेविटेशनल फील्ड को. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को रिलेट करेंगे ना. सो वील फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल. ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों कि किसी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर पर, है ना, इस पॉइंट पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बिकॉज ऑफ अ गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन वो ई वेक्टर है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m व्हेन इट इज एट आर वेक्टर इज, वो कितना हो जाएगा, F वेक्टर विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ई वेक्टर. ठीक है, अब मान लीजिए उस पार्टिकल को हम लोग बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, आर वेक्टर से कहां पर ले जा रहे हैं, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर पर. तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट वो कितना हो जाएगा, dw विल बी इक्वल टू F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एम ई वेक्टर, है ना. तो ये क्या बन जाएगा, dw विल बी इक्वल टू m इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. तो बच्चों, ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो इस फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड है ना. तो वो जो एक्चुअली पार्टिकल है उस पर इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और यहाँ पर वर्क डन भी हो रहा है. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं कि इस वर्क डन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो du बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ dw, है ना, वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फील्ड, है ना. तो हम लोग यहाँ पर फील्ड और इस पार्टिकल इन दोनों को मिला करके सिस्टम कह रहे हैं ना. तो ये जो फील्ड जो फोर्स लगा रही है पार्टिकल पर, वो कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया. तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर। और यहां पर क्या लगेगा, एक माइनस साइन भी लगेगा ना, क्योंकि हमारे को डी यू निकालना है, तो डी यू बराबर नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब अगर मैं एक काम करूं, मैं डी यू को डिवाइड कर दूं किससे, मास से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली डीवी बन जाएगा ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के, है ना। ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो डीवी है वो एक्चुअली क्या कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्केलर ही होता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक की जो इक्वेशन आई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं चाहूंगा कि आप याद रखिए डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है ये बात। अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर। क्लियर है ये बात। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर है ना लिमिट पुट करें तो क्या कर सकते हैं, लेटर से r1 वेक्टर से r2 वेक्टर, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। तो यहाँ से देखिए हमारे को क्या मिल जाएगा, v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, r1, है ना, r1 वेक्टर से लेकर के r2 वेक्टर तक। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को बच्चों और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ कौन से पॉइंट का, r2 वेक्टर वाले पॉइंट का, है ना, माइनस पोटेंशियल ऑफ कौन से पॉइंट का, r1 वेक्टर वाले पॉइंट का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा r1 वेक्टर से r2 वेक्टर तक। क्लियर है बात। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे को क्या मिला, चेंज इन पोटेंशियल मिला। क्लियर है बात। तो अब अगर मैं ये बोल दूं कि लेट अस से कि r1 जो है ना, मैं उसे क्या मान रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, तो v(r1) ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर मैं सिंपली r2 वेक्टर, है ना, r2 वेक्टर जो है इसको सिंपली मैं क्या नाम दे दूं, लेट अस से r वेक्टर नाम दे रहा हूं, और r1 वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं r0 वेक्टर, ताकि ये रेफरेंस को, है ना, रेफरेंस को ये हमारे को बताए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ r वेक्टर, है ना, मतलब r वेक्टर जिस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है उस पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो v ऑफ r वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। और यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, r0 वेक्टर, है ना, r1 को r0 कह सकते हैं, और r2 सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r वेक्टर। ऑलराइट। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें ना, एक्स वाई जेड के हिसाब से अगर बात करें, तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर को लिखा जा सकता है ना, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, डी आर वेक्टर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। तो इस हिसाब से देखिए ई डॉट डी आर क्या बन जाएगा, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। और हम लोग जानते हैं कि ई डॉट डी आर, है ना, ये क्या होता है, ई डॉट डी आर जो है वो बेसिकली माइनस डी वी होता है ना। तो डी वी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर y एंड z रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ex कितना हो जाएगा, ex हो जाएगा उस केस में माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि वेरिएबल, है ना, वेरिएबल जो है सिर्फ और सिर्फ कौन है, x है। हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि y और z क्या है, कांस्टेंट है, जिस वजह से dy और dz क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज को एक्चुअली शो करने के लिए, है ना, ये शो करने के लिए यहाँ पर डेल से रिप्रेजेंट करा है ना, वही यहाँ पर लिखा है कि द सिंबल डेल बाय डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग y एंड z टू बी कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने ट्रीट करा कि y और z जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर इस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे तो ex हमारे को मिल जाएगा, है ना। ex बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। क्लियर है।
उसी तरीके से ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई और ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो इसी टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देख लेते हैं ना। सवाल है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू k अपॉन x क्यूब इन x डायरेक्शन, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, फाइंड इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस x। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं, है ना। माइनस ई डी एक्स, इसको अगर इंटीग्रेट कर दे कहां से कहां तक, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी से x तक, है ना, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें पोटेंशियल एट x दे देगा। क्लियर है ये बात? तो ये कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि v होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, है ना, और यहाँ पर डी आर तो सिर्फ डी एक्स से रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर है ये बात? और जो हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, रेफरेंस का रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटी रखेंगे और अपर लिमिट एक्स रखेंगे। आपको रिवाइज कराने के लिए मैं ये वाला एक्सप्रेशन आपको फिर से दिखा देता हूँ ना। वी आर वेक्टर बराबर क्या आया था, माइनस ई डॉट डी आर, और यहाँ पर आर नॉट वेक्टर से आर वेक्टर तक का हम लोगों ने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था, जहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आर नॉट वेक्टर जो है वो क्या है, वो एक्चुअली डिनोट कर रहा है रेफरेंस पॉइंट को। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इस सवाल में क्या लिया है, हम लोगों ने इन्फिनिटी लिया हुआ है ना, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ था कि टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। क्लियर है? तो देखते हैं यहां से हमारे पास, है ना, v क्या आ जाता है एट x, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस k अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, और इसे कर देंगे इंटीग्रेट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से x तक, है ना। तो देखते हैं क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, v एज अ फंक्शन ऑफ x ये हमारे पास आएगा माइनस के, ये तो बाहर आ गया, और x टू द पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, है ना, और यहाँ पर लिमिट है इन्फिनिटी से x, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, ये तो हो जाएगा माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा k अपॉन टू, और ये वाला टर्म हो जाएगा x की पावर माइनस टू, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से x। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा k अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो तो जीरो बन जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया हमारे पास k अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? इसी तरीके का बच्चों एक और सवाल देखते हैं। इस बार हमारे को देखिए क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया ना। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज v इज इक्वल टू a अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस बार हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों जैसा कि हम लोग इस सवाल में देख पा रहे हैं, हमारे को v दे रखा है ना, v दे रखा है a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, है ना, ऐसा दे रखा है। तो हमें पता है कि ex अगर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले माइनस यहाँ पर लगाएंगे, फिर a आ जाएगा। अब ये अगला टर्म क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पर माइनस हाफ आ जाएगा सबसे पहले, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन, है ना, और फिर चेन रूल से यहाँ पर 2x भी आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आ गया हमारे पास, ex इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी a, है ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ex आ गया ना, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड का x कॉम्पोनेंट। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों की जो पोटेंशियल है वो सिर्फ x के टर्म्स में, इसका मतलब ey जो है वो जीरो होगा और ez जो है वो भी जीरो होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e वेक्टर इज इक्वल टू ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप, है ना। तो ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो किस डायरेक्शन में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, अब मैं थोड़ा और बेटर तरीके से फील करना चाह रहा हूँ इस dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर वाले एक्सप्रेशन को।
तो dv को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डी आर वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल वो कैसा आ रहा है। तो देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो थीटा कैसा है, एक्यूट है, तो इस वजह से कॉस थीटा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जिस वजह से dv हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पर बाहर माइनस साइन होने की वजह से dv जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो b है ना, उसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। मतलब ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया और a जो है वो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर थीटा जीरो होता है ना, थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इस लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए, अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो अगर हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो अगेन हम लोग ऐसी ही एक बात कह सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए जो है इसका मतलब कि वो होगा हाई पोटेंशियल और बी हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में एक्चुअली बढ़ने पर जो पोटेंशियल है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर, है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल आप देखते जाएं कि पॉइंट्स का क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इन्फिनिटी की बात करें ना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, वो है जीरो। और जब हम लोग इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग हम लोग जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, और मान लीजिए अर्थ के सरफेस पर पहुंच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के सरफेस का पोटेंशियल जानते हैं कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल पहले क्या था, जीरो था, फिर जैसे जैसे फील्ड के अलॉन्ग बढ़ते गए तो वो क्या होता गया, नेगेटिव होता गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड के अलॉन्ग अगर आप जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियसली कम होता जाएगा। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक ऐसे डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड से कैसा एंगल बना रहा है, लेट अस से एक्यूट एंगल बना रहा है, तो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि डी आर का एक कॉम्पोनेंट डी आर कॉस थीटा जो है वो अभी भी किस डायरेक्शन में है, वो अभी भी फील्ड के डायरेक्शन में है ना। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली कितना हो गया, ये डी आर कॉस थीटा हो गया। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में अगर डी आर कॉस थीटा है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आप फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता जाएगा, पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो यही वजह है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर किसी, है ना, किसी एप्पल को रख दूँ, है ना, यहाँ पर, और यहाँ से मैं ड्रॉप करा दूँ तो वो सीधा अर्थ के सरफेस पर जाने की कोशिश करता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल शुरुआत में कैसा रहता है, जिस पॉइंट पर वो है वहां पर का पोटेंशियल हाई रहता है, तो वो हाई पोटेंशियल से एक्चुअली लो पोटेंशियल पर जाना चाहता है, क्योंकि जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सिस्टम में किसे कह रहा हूँ, अर्थ प्लस पार्टिकल, है ना, इसको मिला करके मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम कह रहा हूँ। तो अर्थ प्लस पार्टिकल की, है ना, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एप्पल को ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर अर्थ के सरफेस को हिट करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग जा रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल पॉइंट्स का कम होता जाता है, जिस वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dv बराबर क्या होता है, वो होता है du अपॉन m के बराबर। इसके अलावा बच्चों एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर, है ना, इफ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि थीटा जब हो कैसा, अगर थीटा हो 90 डिग्री, मतलब कि ये जो फील्ड हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, फील्ड यहाँ पर कैसी है, फील्ड यहाँ पर रेडियली इनवर्ड है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर है, इस ए पॉइंट पर है, और आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ना, इस तरीके से जा रहे हैं इस बी पॉइंट पर, सच दैट कि आप फील्ड के हमेशा क्या जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो dv आएगा वो क्या आएगा, dv जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि cos थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आप a से b जा रहे हैं सच दैट कि आप हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स, है ना, जिनका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, उनको हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, है ना, उनका पोटेंशियल सेम है। और ऐसे पॉइंट्स को मिला करके जो सरफेस बनेगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कॉन्सेंट्रिक, है ना, एक कॉन्सेंट्रिक
शेल की तरह बनेगा वो सरफेस, है ना। उस शेल पे पाए जाने वाले सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो वैसे सरफेस को नाम दिया जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हो गया कि जैसे ए और बी है ना, ये दोनों पॉइंट उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि देयर इज नो वर्क डन बाय द फील्ड, है ना। तो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा सिस्टम के, है ना। और ए और बी का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए से बी किसी पार्टिकल को ले जाना है स्लोली, तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को किसी भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, वो किसके बराबर होता है, डी यू के, जो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अगर हम लोग क्या मेक श्योर कर रहे हैं कि डेल्टा के ही क्या रहे, जीरो रहे। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड लेक्चर है ग्रेविटेशन चैप्टर का वो खत्म होता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, और अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।